जबकि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे जैसे मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड मैनी मोर, ये सब गांधी जी के खिलाफ थे कि आपको अभी आंदोलन नहीं शुरू करना चाहिए। उनके साथ बंगाल के गवर्नर ने उनको पूछा कि आपके हिसाब से गांधी जी और कांग्रेस का कितना हाथ है भारत की आज़ादी में, तो उन्होंने बहुत ईगल स्माइल के साथ हंसते हुए कहा मिनिमल। अब ये लोग अंग्रेजों को, जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको मार देते हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, अपने अपने शिप के ऊपर 3 झंडे लगाए। पहला झंडा इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा झंडा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और तीसरा झंडा लगाया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप बम्बई जाइए, बम्बई जाके इन सैनिकों से बात कीजिए और विद्रोह को खत्म कीजिए। 100 साल बाद जैसी भविष्यवाणी हुई थी, 100 साल बाद ब्रिटिश राज खत्म होगा, वैसे ही खत्म हुआ। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे भारत की आज़ादी की डिटेल स्टोरी कि अचानक क्या हो गया कि भारत को जो प्लान्ड आज़ादी 1948 में थी वो अंग्रेज़ों को 1 साल पहले देने पड़ी। क्योंकि आपने आजकल न्यूज़ में सुना भी होगा, कोई कहता है कि 2014 में आज़ादी मिली, कोई कहता है कांग्रेस का कोई योगदान ही नहीं था आज़ादी में, एंड मैनी मोर थिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इतनी डिटेल स्टोरी नहीं है, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक अंग्रेज़ों ने राज किया और अचानक एक मूवमेंट से हमें आज़ादी मिल गई। ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया गया, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। तो हम डिटेल स्टोरी जाने ताकि हमें पता तो चले असल में हुआ क्या था, और ना कि हमारी स्टोरी, बल्कि जो अंग्रेज़ खुद मानते हैं, अंग्रेज़ खुद कहते हैं कि इस वजह से हम लोगों ने भारत छोड़ा था, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके बारे में, ताकि हम रियल स्टोरी पे बाद में आ पाए। तो वो क्या है? वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। हमें 60 साल से यही पढ़ाया गया है कि इसके वजह से आज़ादी मिली। हाँ, मिली, अच्छी बात है, हम नहीं कहते नहीं मिली, लेकिन और भी चीज़ों का योगदान था। तो पहले हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। ये मूवमेंट शुरू हुआ 1943 में, जबकि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे जैसे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड मैनी मोर, ये सब गांधी जी के खिलाफ थे कि आपको अभी आंदोलन नहीं शुरू करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में अभी बिजी है अंग्रेज, वो कोई भी मांगों को या आंदोलन को एंटरटेन नहीं करेंगे। हमें बाहर रह के एक क्रूशल वक्त में देश के काम आना चाहिए, क्योंकि हमें जेल में डाल दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस मूवमेंट का। लेकिन गांधी जी के दबाव के बाद इसको शुरू किया गया 1943 में, और जैसे कि सबको लगा था कुछ महीनों के अंदर ही इसको क्रश करके सबको नैनी जेल में डाल दिया गया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं नैनी जेल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं और भी कई सारे वर्ड यूज करूंगा आगे, लेकिन ये सारे वर्ड्स हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की जो खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें से कह रहा हूँ। तो जिसको भी डाउट हो वो जाके पढ़ ले। उन्होंने खुद अपने किताब में लिखा है कि इन लोगों को नैनी जेल में रखा गया क्योंकि उस जेल में उन लोगों को नौकर चाकर और सारी सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वो क्रिमिनल प्रिजनर्स नहीं थे। तो उन लोग को वहां रखा जाता था। गांधी जी को आगा किला में रखा गया, आगे आगा महल में। तो इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया एक तरीके से। और उनकी किताब में लिखा हुआ है जब ये लोग हाउस अरेस्ट में थे तो इन लोगों की बात होती थी, डिबेट होती थी, बहस होती थी कि हम लोगों ने गलत किया, इस मूवमेंट को शुरू नहीं करना चाहिए था, गांधी जी को समझाना चाहिए था।
क्योंकि इसका कुछ इम्पैक्ट तो दिख नहीं रहा है और हम अंदर हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे। और जिन लोगों ने इस मूवमेंट को सहयोग नहीं दिया, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनको कुछ भी नहीं किया अंग्रेजों ने, जिन्ना को बाहर छोड़ दिया था, तो जिन्ना बाहर रह के अपना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चला रहा था। ये सारी बातें बीच में होती थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और जितने भी कांग्रेस के लोग जिनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उनके बीच में ये रोज बहस होती थी। तो एक किताब में जिक्र है। आगे चलिए। फिर इस मूवमेंट का इतना कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं, ये खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि हमें आज़ादी मिल गई। तो ये तो रही इस मूवमेंट की डिटेल। अभी मैं और इतना श्योरिटी से कैसे कह सकता हूँ कि इस मूवमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि आज़ादी के 6 महीने बाद जो इंग्लैंड के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भारत आए, भारत भ्रमण पे, और बंगाल में रुके। और एक दिन शाम को जब बैठे थे वो बंगाल के गवर्नर के साथ, तो बंगाल के गवर्नर ने उनको पूछा कि आपके हिसाब से गांधी जी और कांग्रेस का कितना हाथ है भारत की आज़ादी में। तो उन्होंने बहुत इवल स्माइल के साथ हंसते हुए कहा, मिनिमल। अब मिनिमल का मतलब होता है कम से कम। और मेन पॉइंट यही है, हम कह रहे हैं योगदान है क्विट इंडिया मूवमेंट का, लेकिन इतना नहीं है जितना और चीज हो गया जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हमको किस हिसाब से पढ़ाया गया कि ज्यादा से ज्यादा, और इसी चीज का योगदान था। तो पहला जवाब तो उन्होंने दिया मिनिमल। लेकिन जो गवर्नमेंट साहब, जो गवर्नर साहब थे, उनको अभी भी क्लैरिटी मिली नहीं। तो उन्होंने जरा ब्लंट सवाल पूछा दूसरा, कि आपने प्लान बनाया था 1948 में भारत को सेल्फ रूल देने का, आज़ादी देने का। तो अचानक 1 साल पहले आपको क्या हो गया कि भारत को आपको आज़ादी देके जाना पड़ा? क्योंकि आप तो वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए थे, एलाइड फोर्सेस जीत चुके थे, आपका कोई प्रॉब्लम था नहीं, आप रह सकते थे। उल्टा आपको धन और वेल्थ की जरूरत थी, आप रहते तो आप बच जाते, आपको अमेरिका और यहाँ वहां से लोन नहीं लेना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम रहना चाहते थे, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी, जिसकी वजह से हम भारत पे राज कर पा रहे थे, वही हमारे हाथ से निकल पड़ी थी। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने समझाया कि भारत में हमारी सबसे बड़ी ताकत, जिसकी वजह से हम राज कर पा रहे थे, भारत नहीं पूरे दुनिया में, वो थी आर्मी। लेकिन भारत के केस में क्या होता था कि भारत, जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी, वो सबसे ताकतवर थी। ब्रिटिश पूरे जो ग्लोबल उनकी आर्मी थी ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जीती, लड़ी थी, उसमें सबसे खतरनाक उनकी जो टोली थी, वो इंडियन ब्रिटिश आर्मी ही थी। वो इंडियन आर्मी ही थी जिसने इसराइल को आज़ादी दिलाई, आइफा का युद्ध लड़के। वो इंडियन आर्मी है जिसने अपना शौर्य हर जगह दिखाया है। तो अंग्रेज जानते थे ताकत इंडियन आर्मी की। तो उन्होंने बताया कि उसी में विरोध हो गया था। जितने भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस से लेके पोस्टमैन से लेके हर चीज, हर जगह विद्रोह होने लगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद सेना के साथ देश में एक देशभक्ति की लहर दौड़ा दी थी, तो ये सारे लोगों में क्रांति जाग चुकी थी। तो वो लोग हमारे वफादार रहे नहीं, इसीलिए हमें भारत छोड़ने का फैसला करना पड़ा। अभी लोग, बहुत लोग बोलेंगे कि इस चीज के ऊपर भी आप कैसे बिलीव कर सकते हो? तो आगे मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये तो रही ब्रिटिश की खुद की जबानी कि वो क्यों भारत छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि हमें आईएनए और जो हमने सुप्रीम लाल किले में आजाद हिंद सेना के ऊपर केसेस चलाए, उससे भी देश में आक्रोश बढ़ रहा था, जिसकी वजह से देश भर में नॉन कॉरपोरेशन चल रहा था। तो ये है नॉन कॉरपोरेशन की सच्चाई। आगे चलिए। तो ये तो हो गई क्विट इंडिया की बात। अब बात करते हैं असल क्रांति की, जो 100 साल बाद हुई। 1857 की क्रांति के 100 साल बाद सेम वैसी क्रांति, जिसमें आम लोग, आम पुलिसमैन जो ब्रिटिश पुलिस में है लेकिन इंडियंस है, और थोड़ी व्यवस्था, ये सब मिलके अंग्रेजों से एक आक्रामक, हिंसक क्रांति, एक युद्ध करते हैं और भारत को आज़ादी दिलाते हैं। वैसा क्रांति हुई भारत में, जिसके बारे में हमें आज़ादी की किताबों में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ताकि हमारा शौर्य मर जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बात शुरू होती है फरवरी में, जब 1946 में, 45-46 के बीच की बात है, जब
आज़ाद हिंद सेना हार चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 अंग्रेज जीत चुके थे। जापान पे बम गिरा चुके थे। तो उन लोगों ने जैसे बताया लाल किले में केस चलाया आज़ाद हिंद सेना के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों में बहुत आक्रोश था, दंगे हुए, कई पुलिस चौकियां फूक दी गई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस सब के वजह से एक दिन क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है तो सारे जो सिपाही रहते हैं भारत के, वो दोबारा अपने देश लौटते हैं। तो मुंबई के थोड़ी किनारे से दूर समुद्र के बीच में एक वॉरशिप रहती है अंग्रेजों की। उसके अंदर रेसिज्म के ऊपर भड़क जाते हैं भारतीय सैनिक, क्योंकि बहुत रेसिस्ट रहते हैं ये अंग्रेज, और विद्रोह हो जाता है और ये लोग अंग्रेजों को, जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको मार देते हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं पूरे इंडिया में अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बाकी आर्मी की टोलियों को कि हमने विद्रोह कर दिया है, आज़ादी की जंग शुरू हो गई है, हम आज़ाद हिंद सेना के साथ हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ है, हमें भारत को आज़ादी दिलानी है। अब ये स्टार्टिंग में एक शिप से शुरू हुआ। अब जब उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया और सब लोग साथ आ गए, टोटल 78 वॉरशिप्स ने अपनी बंदूक की नलियां अंग्रेजी बटालियन की तरफ कर दी। अब क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह होने लगा, तो जो कोस्टल रीजन थे, समुद्र किनारे जितने भी शहर थे, कराची, लाहौर, मुंबई, विशाखापट्टनम, अंडमान, इन यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, वो भी इनको सहयोग करने लगी। खाना पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, साथ देना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसमें उन लोगों ने योगदान किया। आलम इस तरफ था कि अगर वो लोग कुछ सामान लेने के लिए, राशन का कुछ भी लेने अगर कोई दुकान पे जाते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईरानियन हो, क्योंकि जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, उसमें लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम और ईरानियन। इस वक्त ज़्यादा इन लोगों के दुकान होते थे। इन लोगों ने फ्री छोड़ दिया था कि आपको इन लोगों के लिए सामान चाहिए, लेके जाइए, जो चाहिए लेके जाइए। इतना बड़ा, इतना अच्छा आंदोलन हो गया था। ऐसा धीरे धीरे करके ये पूरा नेशनल मूवमेंट बन गया, कराची से लेके अंडमान तक। सारे के सारे लोग एक साथ होके अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दिए और ये मूवमेंट काफी हिट हो गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने बैकअप प्लान बनाए कि हम 3 चरण में भारत छोड़ेंगे। अगर ये 1857 के लेवल तक चले गई क्रांति, तो हम 3 लेवल में भारत छोड़ेंगे। पहला लेवल होगा जिसमें यहाँ की हमारी औरतें, बच्चे जाएंगी। सेकंड चरण में बूढ़े, और सबसे आखिरी यहाँ की जो ब्रिटिश आर्मी है, वो भारत छोड़ेगी। ये पूरा उन लोगों का बैकअप प्लान बनाया बॉस, जाके पढ़ लीजिए कोई भी। ये तो रही बात इस विरोध की। फिर जब सबका सहयोग मिलने लगा, ये नेशनल मूवमेंट बन गया, तो सारे सिपाहियों ने मिलके अपने आप को नाम दिया और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। अपने आप को नाम दिया NCNS, नेशनल कमिटी फॉर सिक्योरिटी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आज़ादी। ये बात फिर दिल्ली पहुंची, अंग्रेजों के बाद पहुंची, और वहीं शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स, जो कारण बना इस इतने अच्छे नेशनल मूवमेंट के फेल होने का। जब दिल्ली बात पहुंची, अंग्रेज सारी कोशिश कर चुके थे, लेकिन जब उनके सिपाही उनके खिलाफ थे तो वो क्या करते, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, और उनको सबसे बड़ा डर यही था कि अभी तो ये आर्मी लेवल पे है, ये पुलिस लेवल पे आ गया और आम लोगों तक पता चल गया, जितना लोगों को पता चलेगा उतना हमारे लिए घातक है, जल्द से जल्द या तो ये क्रांति खत्म करो या तो भारत छोड़ो। उन लोगों को क्लियर हो गया था। फिर उन लोगों ने मदद मांगी कांग्रेस से। उसी वक्त जो हमारे सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने शिप के ऊपर 3 झंडे लगाए। पहला झंडा इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा झंडा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और तीसरा झंडा लगाया इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI का। क्योंकि उस वक्त ये तीन ही पॉलिटिकल पार्टीज थी भारत में, तो उन्होंने तीनों पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लगाया और अपना मैसेज क्लियर किया, अनाउंसमेंट भी की कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, बस यहाँ के पॉलिटिकल क्लास का साथ चाहिए, ताकि हम जब भारत जीत जाए तो आप इस देश को चलाए और नेगोशिएशंस की बात करें। उन लोगों ने अपनी मांग सबको बताई और अपना भरोसा जताया पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। फिर यहाँ कांग्रेस ने सोचा अब क्या किया जाए, तो
गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप बम्बई जाइए, बम्बई जाके इन सैनिकों से बात कीजिए और इस विद्रोह को खत्म कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए बम्बई, इन लोगों से मिले, इन लोगों का काफी भरोसा था वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, और उन्होंने सैनिकों से कहा भी कि आपका विद्रोह सक्सेसफुल हो चुका है, हमें आज़ादी मिल चुकी है, आप हथियार डाल दीजिए और इस क्रांति को खत्म कीजिए। तो उन लोगों ने इनकी बात मानी और अपने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। इनको अरेस्ट करने के पहले दिल्ली से गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने प्रेस रिलीज की। प्रेस में इन लोगों ने मांग की इनके अरेस्ट की। गांधी जी ने इनको कमजोर बताया क्योंकि इन्होंने हिंसा का सहारा लिया आजादी के लिए, और इनको सबको अरेस्ट कर लिया गया। 500 सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया फौज से। 500 जो फौजी थे उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तिहाड़ और मुलुंड के जेलों में रखा गया। इतनी यातनाएं दी गई। और जबकि इस पूरे आंदोलन में 500 से ज्यादा लोग मरे थे और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें कई कमांडर, कई बड़े बड़े सैनिक थे। लेकिन इन सबको जेल में डाल दिया गया। इन लोगों के ऊपर केसेस चले, इनके रैंक्स छीन लिए गए, इनका ओहदा छीन लिया गया, इनको फौज से निकाल दिया गया, इनको पेंशन नहीं दी गई, इनको जेल में रखा गया आजादी के बाद भी। यहाँ तक के 2001 में जाके मुंबई के कोलाबा में एक स्मारक बनाया गया और इनको क्रांतिकारियों का दर्जा दिया गया इनके मरने के इतने साल बाद। और आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको कोई जगह नहीं, एक चैप्टर नहीं, एक पेज नहीं, कोई चर्चा नहीं। अंग्रेज कहते हैं इस विद्रोह को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, मतलब गद्दारी। विद्रोह, विद्रोह किसके खिलाफ? तो विद्रोह, लेकिन असल में एक क्रांति थी। 100 साल बाद जैसी भविष्यवाणी हुई थी, 100 साल बाद ब्रिटिश राज खत्म होगा, वैसे ही खत्म हुआ। सारे लोगों के हिंसक क्रांति से खत्म हुआ, और अंग्रेज भी ये बात मानते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जो हमें पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल्स में, और उस कहानी के बारे में जो हमें नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। जिसे भी डाउट होगा वो जाके चेक कर सकता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे और भी अलग अलग सोर्सेस पे अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।